नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षण परिवार पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न भूगोल के, जो आपके सीटेट जूनियर जो आपका पेपर हो रहा है उसमें जरूर पूछेंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग पेपर को देने से पहले यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो थॉट है इसको देख लेते हैं क्या है। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रख। आपको राहें ले जाएंगे मंजिल तक, लेकिन हौसला रखना पड़ेगा। कभी सुना है आपने कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया हो? कभी सुना है? सवेरा तो होता ही, अंधेरा आता है फिर सवेरा आता है। ठीक है, तो चलिए हौसला रखिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। आज हमारा सामाजिक अध्ययन टॉप 30 प्रश्न भूगोल प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश मतलब भ्रंश घाटी जो बनती है। ठीक है, भ्रंश घाटी जो बनती है। ऑप्शन है समपन्नती, फिर है हांगबैक, फिर है नतिलंब घाटी, फिर है ग्रावेन। इसमें जो देखेंगे भ्रंश घाटी पूछा है ना, तो एक आप सुने होंगे नाम ब्लॉक पर्वत जो होता है। ठीक है, ब्लॉक पर्वत जो होता है आपका, इसी के उदाहरण होते हैं। इसी में हर्स्ट बनते हैं और ग्रेवन भी बनते हैं। ठीक है, ग्रावेन भी बनते हैं, हर्स्ट भी बनते हैं। जो आपका ये देखिए ऊपर वाला ये भाग है, उठा हुआ भाग, इसे हर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्स्ट। और जो ये धंसा हुआ भाग होता है, स्थलाकृति है आपके धरातल पे, जो धंसा हुआ भाग होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रावेन कहते हैं। ठीक है, जो धंसा हुआ भाग होता है। और ये पर्वतों के कुछ उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, वासजस पर्वत जो आपके हैं वो आपके इसी के उदाहरण हैं। तो आपका ग्रावेन जो होता है वो भ्रंश घाटी जिसे कहते हैं हम लोग, वो बनता है ग्रावेन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है। तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम होता है, कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होगा, या बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम होगा, या फिर बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम होगा। इसमें हम देखेंगे बढ़ती ऊंचाई, इसका तापक्रम विलोमता का जो अर्थ होता है, इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम भी रहता है। ठीक है, तो आपके जो मंडल है वातावरण में 5 मंडल है, उसमें जो मध्य मंडल है उसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम में भी बढ़ोतरी होती है। तो आपका इसमें जो तापक्रम विलोमता का अर्थ होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी, जो हमारे पड़ोसी देश है भारत के, कितने हैं? 7। उसमें से जो सबसे छोटी मतलब सीमा साझा करते हैं वो कौन सा इसमें देश आएगा? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इसमें देखिए सबसे छोटा तो अफगानिस्तान अपना 108 मात्र किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, लेकिन इसमें उसके बाद अगर देखेंगे तो भूटान है। ठीक है, सबसे छोटा भूटान इसमें ऑप्शन में आपका है। तो आपका सबसे छोटा मतलब कम साझा करेगा बॉर्डर भूटान, आपका ऑप्शन डी सही है। और सबसे ज्यादा कौन करेगा? बांग्लादेश इसमें। ठीक है, प्रश्न पूछेगा सबसे ज्यादा अगर स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ कोई देश, तो आपका बांग्लादेश है पड़ोसी। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसमें भूटान सही होगा। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे मार्ग, रेल मार्ग किन किन राज्य से होकर गुजरता है? एक कोंकण रेलवे परियोजना आई थी। ठीक है, तो उसमें हम पटरी बनाई गई है। ये आपके पश्चिमी घाटी, जो पश्चिमी घाटी है मतलब कि तट है आपका प्रायद्वीपीय भारत का, वहां पे रेलवे मतलब कि रेलवे लाइन बिछाई गई थी लगभग 760 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको बिछाने के लिए यहाँ पे जैसे कि आपका इसमें राज्य देखिए कौन कौन से आते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है और केरल, ये 4 राज्य से गुजरती है। ठीक है, और इसको बनाने के लिए यहाँ पे लगभग 180 पुल, ठीक है 180 पुल थे, और 90 लगभग क्या थे? सुरंग बना के बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपके कोंकण रेलवे मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है पूछा है, तो आपके महाराष्ट्र में है, क्योंकि पश्चिमी घाट के तट पे जो राज्य होंगे वही होने का ना, क्योंकि ये तमिलनाडु का पूर्वी तट पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पे है आपका, इसमें तमिलनाडु आ गया। ठीक है, तो आपका जो पश्चिमी तट पे राज्य है वहीं से अपना ये गया है कोंकण रेलवे मार्ग। तो महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा, गोवा होगा, केरल होगा, आपका ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे मतलब ज्यादा? ऑप्शन है उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और फिर मध्य प्रदेश है। तो आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा लोहा भारत में उत्पादन करता है आपका उड़ीसा। क्या है? पहला ऑप्शन उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंझर और एक है मयूरभंज, ये यहाँ का स्थान है लोहा उत्पादन का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन होता है। ठीक है, उड़ीसा में, ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा, लोहा उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किसकी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा विस्तार पाई जाती है भारत में? इसमें ऑप्शन है यलोड़ है, काली है, लाल है, लेटराइट मिट्टी है। इसमें जानते हैं सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तार मिट्टी का है वो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, लगभग संपूर्ण मिट्टी जो पाई जाती है भारत में 40% अकेले यही पाई जाती है। ठीक है, और ये आपका कहाँ है? पंजाब से लेके असम तक मैदानी भागों में ये फैली हुई है मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, ये नदी के बेसिन जो आपके नदी है, गंगा, यमुना,
नर्मदा, जितनी भी नदी है सबके बेसिन में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। डाम्फा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका, जहाँ पे जीवों को संरक्षित करने के लिए स्थान है। ये कहाँ पे है? मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, सिक्किम है। तो आपका ये कहाँ है? मिजोरम में। ऑप्शन ए आपका पहले सही है, मिजोरम में डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने % क्षेत्र पर वनों का आवरण होना चाहिए? वनों का आवरण पूछा है, कितने % क्षेत्र पर होना चाहिए? एक राष्ट्रीय वन नीति आई थी, उसके अनुसार पूछा है। तो आपका 23% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, या फिर 33% होना चाहिए, या फिर 40%? इसमें जो आपका सही ऑप्शन सी क्या है? 33%। ऑप्शन सी 33% वन मतलब कि आरक्षण वो आवरण होना चाहिए अपने भारत पे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में है? कौन सी झील है? उलर, ताजे झील, मीठे पानी की झील। ठीक है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। तो उलर झील आपका आपके उत्तर में जो आपका है जम्मू कश्मीर, वहां पे है। ठीक है, आप मीठे पानी की ताजे पानी की झील यही है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न से किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर? तो आपका दामोदर। ठीक है, ऑप्शन सी दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड की है। दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी थी बारकर नदी, उसी पे ये परियोजना लाई गई है। ठीक है, आपका बहुउद्देशीय पहली प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर। ठीक है, दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना थी। ऑप्शन सी आपका सही है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर ये भी झारखंड का एक सिटी मतलब जिला है। ऑप्शन दामोदर है, मयूराक्षी है, स्वर्णरेखा है, अजय है। अजय नाम तो नहीं है इसमें। जो स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी आपका यही है, जमशेदपुर इस नदी के तट पे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ठीक है, भूमंडलीय तापन पर कोई मतलब स्रोत प्राप्त करना है तो द्वितीयक स्रोत में क्या कहलाएगा? एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाली परिवर्तनों पर साक्षात्कार करना, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का लाज बनाना, या फिर मौसम वैज्ञानिक कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। देखो, एक बार मौसम वैज्ञानिकों द्वारा कार्यालय में एकत्रित करके जो रिकॉर्ड रखा जाता है डाटा, फिर उस पर अविश्लेषित आंकड़ों पर अपनी आरेखी निरूपण करना, मतलब दोबारा फिर प्रयोग करना, तो क्या होगा? आपका द्वितीयक स्रोत में आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम के परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना, चर्चा नहीं। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ए, बी और सी कथनों पर विचार करना है सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पे। ठीक है, देखते हैं क्या है ऑप्शन। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। ठीक है, फिर है बी, यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। यह भी सही लग रहा है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये भी है, अतीत और वर्तमान दोनों को एक साथ जोड़ के बताया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। उपयुक्त कथनों में सबसे उचित विकल्प कौन सा है चुनना है? तो ए, बी, सी सही पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन ए, बी, सी आपका सही है, ए, बी, सी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कुछ पेडागोजी प्रश्न भी पूछते हैं, तो आप लोग इसको देखते जाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाना है। सैलों के प्रकार मतलब चट्टानों के प्रकार एक तरफ एक उदाहरण दिया है। ठीक है, इसमें देखेंगे अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, फिर बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, अवसादी सेल है, कांतिक सेल है। ठीक है, तीन प्रकार की चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कांतिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अंतर्भेदी एक चट्टान होती है, एक बहिर्वेदी होती है। जो आग्नेय चट्टान होती है, जो मतलब कि धरातल के नीचे होती है, उसे अंतर्भेदी कहते हैं। जो धरातल के ऊपर आके जम जाती है उसे बहिर्वेदी कहते हैं। ठीक है, इसमें सेलों के प्रकार देखते हैं। पहले अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कौन से है? इसमें हम देखेंगे जो अंतर्भेदी होती है उसे कहते हैं ग्रेनाइट। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। ऑप्शन आपका इसमें चौथा जाएगा, पहला ए का चौथा मिलान करेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट जो अंतर्भेदी होती है, मतलब धरातल के पृथ्वी के नीचे ही जमी रहती है। और जो बहिर्वेदी जो बाहर आके जम जाती है, जब मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा बाहर आके जमता है, उसे कहते हैं बेसाल्ट। तो आपका एक बी ऑप्शन तीसरे में जाएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान कौन सा है? अवसादी चट्टान आपका इसमें बलुआ पत्थर होता है। ठीक है, अवसादी आपका क्या है? बलुआ पत्थर। और फिर कांतिक या रूपांतरित जो होता है चूना पत्थर होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला। तो इसमें देखिए ए का 4 है, ए का 4 किसमें है? ए में ही ये पहले ही ऑप्शन मिल गया, ए का 4 है, बी का 3, बी का 3 सदा गया है, सी का दूसरा है और डी का पहला। इसमें आपका पहले ऑप्शन ए में ही मिल गया है, ऑप्शन ए आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनहरी जरी। सुनहरी जरी एक प्रजाति किस्म है, निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है पूछा है? सिल्क है, सूती वस्त्र है, जूट है, नालान है। तो ये सुनहरी जरी जिसकी मतलब की किस्म है आपकी जूट की, ऑप्शन सी सही है, जूट। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथन ए और बी पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन ए क्या लिखा है? उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट
भूमध्य रेखा पृथ्वी के मतलब कि पृथ्वी पूरे ग्लोब पे बीचों बीच जो रेखा होती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। ये बात सही है कि जो उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से उठती हैं और कहाँ जाती है, ध्रुवों की तरफ चलती हैं। तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर है शीत, मतलब ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों के जल ले जाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत लिखा है। जो ठंडी महाधाराएं होती हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आती है, ये उल्टा लिखा है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश पे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी गलत गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए सही है। ये सही है, बी गलत, ऑप्शन ए में आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? पृथ्वी दिन किसे कहते हैं? पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में मतलब परिक्रमा करता है, इसको कहते हैं पृथ्वी दिन। या फिर वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसको पृथ्वी दिन कहते हैं? नहीं। देशांतर के मध्य की दूरी को नहीं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने पर जो 24 घंटे का उसका समय होता है लगभग, अपने ही अक्ष पे घूमता है, दिन रात जिससे होता है, ये इसको पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 24 घंटे का लगभग लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है? भारत के बीचों बीच आप देखेंगे एक रेखा गुजरती है काल्पनिक। ठीक है, इस रेखा का नाम पूछा है, क्या है वो काल्पनिक रेखा? तो आपका भारत के बीचों बीच गुजरात से लेके लास्ट में आप देखेंगे त्रिपुरा मिजोरम से गुजरती है। तो ये रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तर की कर्क रेखा है। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर की कर्क रेखा, ये आपके भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देखेंगे कर्क रेखा कहाँ है? ऑप्शन डी में है, मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा जो है आपकी कर्क रेखा है, कर्क वृत्त जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक है, पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या हो सकती है? पृथ्वी का परिक्रमण मतलब उसका वो जो है परिक्रमण का काल होता है ना पृथ्वी का, तो क्या हो सकता है इसमें? चार्ट होगा, एटलस होगा, ग्लोब होगा या मानचित्र होगा? तो इसमें आपका पहला है परिक्रमा पृथ्वी, जैसे कि ये आपका सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करेगी घूम के, तो चार्ट पेपर पे ही दिखाएंगे ना बच्चों को। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन ए, चार्ट, ऑप्शन ए सही होगा, चार्ट पेपर। अगला प्रश्न है, भारत का दक्कन पठार, जो दक्कन का पठार होता है प्रायद्वीपीय भारत में, जो बेसाल्ट सेलों से बना है। ठीक है, बेसाल्ट सेल है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, बेसाल्ट तो क्या है? अभी हम सेल में पढ़े थे, क्या है? बहिर्भेदी अग्नि सेल है। ठीक है, जो पृथ्वी के धरातल पे आके जम जाते हैं बहिर्भेदी अग्नि सेल कहलाते हैं चट्टान। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट, इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, ठीक हो सकता है, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया। सूर्य की कक्षा में नहीं, सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है। फिर डी यहाँ आ गया है, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं में नहीं। आपका पहला ऑप्शन सही है। क्या है? ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ठीक है, ये शिक्षा को समर्पित एक सैटेलाइट है, कृत्रिम सैटेलाइट, जो कि आपका 2004 सितंबर 2004 में स्थापित किया गया था श्रीहरिकोटा, जो आपका स्पेस मतलब जहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ से वहाँ पे। ठीक है, आपका एजुसेट क्या है? शिक्षा को समर्पित एक सैटेलाइट है कृत्रिम। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण के लिए मतलब संचरण मदद करे? रेडियो तरंग, ठीक है, कहाँ पे होता है? विश्व मंडल में, जो आपके 5 मंडल है वायुमंडल के, उसमें देखना है। तो आपका देखते हैं किसमें है, संताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है या फिर बहिर्मंडल है। इसमें आप देखेंगे एक आयन मंडल नहीं लिखा है, लेकिन आयन मंडल का ही पार्ट आपका है बाय वायुमंडल, थर्मोस्फीयर जिसे कहते हैं। आपका इसी के ऊपर ही मतलब इसका मंडल जो मेन है, आपका ये आयन मंडल क्या है? आयन मंडल, आयन मंडल का ही एक भाग है। क्या है? आपका थर्मोस्फीयर। इसी मंडल में क्या होती है? रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताएंगे कि यह क्या दर्शाता है। पहले इसमें देखिए, ध्यान से देखना है, सूर्य स्थिति इसमें बता देते हैं, फिर उसको देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या है। यहाँ पे देखिए आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी हो जाएगी और यहाँ पे एक स्थिति बनेगी चंद्रमा की। ठीक है, एक समकोण बनेगा। ठीक है, समकोण में देखेंगे क्या स्थिति बनती है, पहले इसमें चित्र में देखेंगे। ये आपके ज्वार भाटा का ही सिस्टम बन रहा है। ठीक है, ये आपका सूर्य है, पृथ्वी और चंद्रमा,
एक समकोण जब बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति में आपका लघु ज्वार आता है। क्या आता है? लघु ज्वार भाटा। इसमें ऑप्शन डी में दिया है, जब यही सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तो उस समय आपका बृहद ज्वार भाटा आता है, ठीक है, बृहद ज्वार भाटा। लेकिन इस समकोण स्थिति में ही चित्र नहीं था, हम यहाँ पे बना दिए हैं। इस स्थिति में आपका लघु ज्वार भाटा, ऑप्शन डी आपका सही होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। जब मैदान में नदी प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर मुड़ जाती है, ठीक है, तो मुड़ जाती है और वो बड़े मोड़ बनाकर बहती है, बड़े मोड़ बना लेती है, ठीक है। तो जो कहलाता है, जब नदी बहती है सीधी समतल मैदानी भाग पहुंचती है तो ऐसे ऐसे मुड़ के चलती है। तो इस भाग को पूछो क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं, विसर्प या मेंडर कहते हैं, या फिर चाप झील कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका इसमें देखेंगे, मेंडर क्या है? विसर्प, सांप की तरफ रेंगती हुई जाती है नदी, तो ऑप्शन सी आपका विसर्प बनाती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, विसर्प। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा, ठीक है। जहां पे दुर्गम क्षेत्र हो, जहां पे यातायात के लिए कोई मतलब कि रोड, रेलवे मार्ग ये सब ना हो, पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां पे आपदा जब आती है तो लोगों को बचाने, भोजन पहुंचाना है, जल, कपड़े ये सब पहुंचाने, दवाएं, तो कैसे व्यवस्था कर लेंगे? वायु मार्ग से जाएंगे, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से या जल मार्ग से? तो सबसे बेटर होता है कि वायु मार्ग, क्योंकि हेलीकॉप्टर द्वारा ही सब क्या होती है, राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। तो ऑप्शन आपका इसमें पहला है, एयरवेज, जो आपका वायु मार्ग है, इसी को सही मानेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है, क्या कहलाता है? भूगोल की ही शाखा है आपकी जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना को विषय में संबंधित करता है, क्या हो सकता है? नगरीय भूगोल होता है, जैव भूगोल होता है, जनसांख्यिकी होता है, या फिर मानव भूगोल होता है? इसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी क्या लिखा है, जनसांख्यिकी इसे कहते हैं। मानव जनसंख्या की संरचना को जो विषय में बताता है उसे जनसांख्यिकी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अधिकथन दिया है, कारण दिया है, इसको मिलाएंगे फिर देखेंगे कौन सही है। ये लिखा है, सूर्य गुजरात में, सूर्य जो होता है गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद में अस्त होता है, मतलब डूबता है। तो ये बात सही है कि जो गुजरात में सूर्य उगता है पहले, उससे पहले 2 घंटा पहले अरुणाचल प्रदेश में, जो पूर्वी मतलब एक आपका राज्य है, वहां पे सबसे पहले, और उसके बीच की देशांतरी जो बनती है समय, वो 2 घंटे का अंतर बनता है, जिस वजह से 2 घंटा बाद गुजरात जो आपका पश्चिम पड़ता है, 2 घंटे बाद वहां पे सूर्य अस्त होता है। तो आपका पहला सही है। फिर लिखा है आर, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, उच्च अक्षांश, हाँ ये आपका ये भी सही है, ठीक है। तो गुजरात आपका निम्न अक्षांश पे है, अरुणाचल प्रदेश आपका क्या है, उच्च अक्षांश पे है, वो आपके पूर्वी भाग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अधिकथन ए है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ठीक है। सूर्य क्या है, गुजरात में, जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा राज्य पूर्व में, उससे लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ठीक है। ये कंडीशन ठीक है, ठीक है। क्या है कि देशांतरी जो हमारी है, एक टाइम मानक समय बनाया गया है 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से, उसके लिए ये मानक समय होता है। तो जिससे इसके बीच का अंतर 2 घंटा है। पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है और गुजरात का आपका विस्तार जो है पश्चिम में, ठीक है। तो पूर्व पश्चिम के बीच में 2 घंटे का अंतर है। तो 2 घंटे पहले सूरज अगर वहां पे उगा है, 2 घंटे बाद आपका गुजरात में उगेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले उगा है, 2 घंटा बाद गुजरात में उगेगा, और अस्त भी वही टाइम होगा, 2 घंटे बाद ही अस्त होगा, क्योंकि 2 घंटे पहले वहां अस्त हुआ है। तो आपका ये पॉइंट सही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, दिए गए ये भी सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, उच्च अक्षांश पर स्थित है, और गुजरात निम्न अक्षांश पे है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, ठीक है, स्पष्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है, ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही स्पष्ट करता है, व्याख्या नहीं, आपका ये सही नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही स्पष्ट नहीं करते, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा, आकार मतलब उसके भौगोलिक आकार में सबसे छोटा है, महाद्वीप पूछा है, कॉन्टिनेंट क्या है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है। इसमें सबसे छोटा महाद्वीप आपके 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? अगर स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी ले रहे हैं हम लोग तो उसको द्वितीयक स्रोत मानेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक नहीं, ऑप्शन बी आपका सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है, द्वितीयक स्रोत मानते हैं। समाचार पत्र से कोई भी जानकारी लेते हैं द्वितीयक में होती है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न आप देखते हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होते हैं? आपके सामाजिक विज्ञान में अनुभवजन्य साक्ष्य अगर पता करना है तो क्या हो सकते हैं? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया को एकत्रित आंकड़े होते हैं, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण होता है, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े होते हैं, या फिर आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग करके एकत्रित आंकड़े होते हैं? नहीं, आपका ऑप्शन पहला ऐसा ही है। अनुभवजन्य क्या होता है? इंद्रियों के अपने इंद्रियों से माध्यम से जो वास्तविक दुनिया में अपने आप मतलब कि क्या इकट्ठा करते हैं जानकारी को, वही आपका अनुभवजन्य साक्ष्य होता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न था हमारा। तो
तो आप लोग हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करते रहें, ठीक है, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।